हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं मरूद राज स्टडी। पिछली क्लास के अंदर हम संविधान की विशेषता पढ़ रहे थे। जो आपको वीडियो दिखाई देगी, इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा अगर आपने वीडियो नहीं देखे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब कर चुके तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे संविधान की विशेषता, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि संविधान का सरकार का संसदीय रूप। क्या पढ़ा था हमने? सरकार का संसदीय रूप पढ़ रहे थे। सरकार का संसदीय रूप पढ़ रहे थे। याद रखना, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? याद रखना, संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। याद रखना, संसद के अंदर राष्ट्रपति को किसने शामिल किया था? यहाँ तक तो सभी को पता, लेकिन अब आज मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा। राष्ट्रपति को याद रखना, संसद के अंदर अन्न गोपाल स्वामी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। याद रखना, संसद के 3 होते, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति को अन्न गोपाल स्वामी की सिफारिश पर संसद के अंदर जोड़ा गया था। राष्ट्रपति, याद रखना, राष्ट्रपति है वो संसद के अंदर क्या होता है? सर्वोच्च होता है। संसद के अंदर क्या होता है? वो सर्वोच्च होता है। याद रखना, इंग्लैंड के सम्राट के समान होता है। कैसा होता है? इंग्लैंड के सम्राट के समान होता है। और याद रखना, कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसको रबड़ की मोहर कहते हैं। रबड़ की मोहर। राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं? रबड़ की मोहर कहते हैं। याद रखना, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। किस में होती है? मंत्रिपरिषद, एमपी में निहित होती है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसीलिए याद रखना, हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करता है। यह संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? याद रखना, आर्टिकल 74 के अंदर यह वर्णित है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग। यहाँ तक हमने कल जिक्र कर दिया था। अगर आप इस चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक शेयर करेंगे। आज बात करते हैं इससे आगे के पार्ट की। तो आप पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखा तो वहां से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं इससे आगे। याद रखना, भारत के अंदर हमारा जो भारत का संविधान है, इसके अंदर मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार भी शामिल है। तो उनकी भी हम जिक्र करेंगे और इसका डिटेल है वो आगे करेंगे। अभी तो बेसिक चल रहा है। तो बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार, याद रखना, मौलिक अधिकार का संविधान के अंदर उल्लेख कहाँ होता है? याद रखना, इसका उल्लेख है वो संविधान के भाग
3 के अंदर इसका उल्लेख है। संविधान के भाग 3 के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और याद रखना अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 तक इसका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। याद रखना ये पहले कितने थे, ये पहले कितने थे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहले कितने थे, मूल संविधान के अंदर कितने थे, ये 7 थे। और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में याद रखना, वर्तमान में 6 है। अनुच्छेद 31 याद रखना, अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया, अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया। इसके अंदर किसका उल्लेख था, इसके अंदर संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। याद रखना ये संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति का यह स्मृत संपत्ति कानून बना दिया गया। उससे बाद में आगे बात करते हैं हम लोग। याद रखना नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों की क्या विशेषता है, नीति निर्देशक तत्व। याद रखना इनका उल्लेख संविधान में कहां पे, याद रखना इनका उल्लेख और संविधान के भाग 4 के अंदर इनका उल्लेख है। अनुच्छेद पूछ ले आपसे तो याद रखना अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। याद रखना नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के अंदर शामिल करने का उद्देश्य था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना। याद रखना संविधान के अंदर शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था, उद्देश्य लोक कल्याण, कल्याणकारी व्यवस्था। संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का पीछे उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना। याद रखना ये नीति निर्देशक तत्व है ना, ये वाद योग्य नहीं होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है या नहीं होते। याद रखना ये वाद योग्य नहीं है। और याद रखना नीति निर्देशक तत्व समाजवादी या फिर सकारात्मक है, समाजवादी सकारात्मक है। इससे आगे हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। एक बार इसको साफ कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा थे वीडियो लाइक करो, फोन नहीं है क्या वीडियो कर रहे हैं। हाँ तो वाइट आ रहा है, चैनल नहीं थे सब्सक्राइब करो, नहीं वीडियो लाइक करो, नहीं शेयर करो। यहाँ पे इसको लाइक भी करे करो, चैनल में सब्सक्राइब करे करो, सपोर्ट करो यार। तो आगे हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। याद रखना मौलिक कर्तव्य, याद रखना मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर इनका उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है। याद रखना संविधान का भाग, याद रखना भाग 4 के, संविधान के भाग 4 के किसका उल्लेख है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद तो याद रखना 51 के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य 8 थे, यानी कि मौलिक कर्तव्य व शरण से समिति की सिफारिश पर 8 मौलिक कर्तव्यों की मांग की गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने, याद रखना केंद्र सरकार ने कुल कितने 11 मौलिक कर्तव्य दिए। कितने दिए थे, 11 मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य दिए थे। याद रखना 11 मौलिक कर्तव्य है ना, 11 मौलिक कर्तव्य। ये 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब होता है, याद रखना 2002 को होता है। कब होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 को। 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अंदर किसका उल्लेख था, याद रखना शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6
6 से 14 वर्ष के बालक, 6 से 14 वर्ष के आयु के बालक, आयु के बच्चों को एक साइड डाल लेते हैं। बच्चों को शिक्षा दिलाने का, बच्चों को शिक्षा दिलाने का अधिकार उनके अभिभावकों का होगा। किनका? माता पिता का होगा, माता पिता का होगा, पिता का होगा। हमने बात की संविधान के भाग 4 के, जिसके अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 के अंदर ये दिया गया है। उसके बाद केंद्र सरकार ने मौलिक कर्तव्य श्रवण सेवा समिति की सिफारिश पर 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें कितने दिए थे? 11 मौलिक कर्तव्य दिए थे। याद रखना, श्रवण सेवा समिति याद रखना, श्रवण सेवा समिति, श्रवण सेवा समिति का गठन कब होता है? याद रखना, इसका गठन होता है 1993 के अंदर होता है। कब होता है? श्रवण सेवा समिति का गठन 1993 के अंदर होता है। अब इससे आगे हम बात करते हैं, इसको एक बार साफ कर लेते हैं। साफ कर लेते हैं इसको। इस शैली क्या विशेषता? याद रखना, संविधान के, भारत के संविधान की शैली क्या विशेषता कि भारत के संविधान के अंदर याद रखना, एक हरी नागरिकता, एक हरी नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि हमें केवल, याद रखना, हमें केवल केंद्र की नागरिकता, केंद्र की नागरिकता, केंद्र की नागरिकता दी गई है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। इस आगे हम बात करते हैं, इस अगली विशेषता क्या है कि वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? जब बालक वयस्क हो जाए, यानी कि जब किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो जाए, 18 वर्ष, जब किसी व्यक्ति की आयु है, लिख देते हैं, जब किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो जाए तो उसे वोट देने का अधिकार, अधिकार प्राप्त है। याद रखना, ये एक मात्र ऐसा प्रावधान था, याद रखना, ये एक मात्र ऐसा प्रावधान जो संसद में बिना वाद विवाद पारित किया गया। ये एकमात्र ऐसा प्रावधान था जो संसद के अंदर बिना वाद विवाद के पारित किया गया था। इससे हम आगे बात करेंगे एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थात भारत में सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है। क्या भारत के अंदर सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, इसका हम जिक्र करेंगे।
याद रखना। अगली विशेषता क्या है? एकीकृत। एकीकृत एवं स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि भारत के अंदर, याद रखना इसका मतलब क्या है कि भारत में सर्वोच्च स्तर पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। उससे नीचे याद रखना हाई कोर्ट है, और फिर उससे नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर इससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। याद रखना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी सजा के अंदर बरी कर देता है, यानी कि उसके अंदर जो दोष सिद्ध है वो दोष सिद्ध ना और उसको बरी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बरी कर दिया जाता है। और हाई कोर्ट ने उसे क्या दे दिया? मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड दे दिया। किसने दिया? हाई कोर्ट ने। तो हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। इसीलिए सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय। उससे आगे हम बात करेंगे संविधान की। इसको साफ कर लेते हैं एक बार। इससे आगे बात कर लेते हैं हम लोग संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान की सर्वोच्चता याद रखना। अगली विशेषता क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि संविधान के अंदर, याद रखना, संविधान के अंदर लिखित कानून सर्वोच्च मान्य होते हैं। याद रखना, सर्वोच्च मान्य होते हैं। संविधान के अंदर लिखित कानून सर्वोच्च मान्य होते हैं। उससे अगली विशेषता क्या? केंद्रोन्मुख संविधान। इसका मतलब क्या होता है? याद रखना, केंद्र सरकार को सर्वोच्च बनाना, या फिर केंद्र सरकार को मजबूत बनाना। इस अगली विशेषता क्या? याद रखना, त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार। याद रखना, भारत में सर्वोच्च स्तर पर कौन है? केंद्र सरकार है। फिर आती है राज्य सरकार। और उससे बाद में आती है, याद रखना, स्थानीय सरकार। याद रखना, स्थानीय सरकार को हम 3 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। कितने पार्ट में पढ़ते हैं? 3। सबसे पहले पढ़ेंगे पंचायती राज, फिर नगर पालिका, उसके बाद है सहकारिता। ये तो बेसिक है, हम इसको डिटेल के अंदर आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और 1-2 दिनों के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज है वो मैं लेकर आ रहा हूँ, तो आप इसको भी सपोर्ट करना और इस चैनल को भी सपोर्ट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।